स्वागत। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से आज मतलब 21 सितंबर 2025 के ज़रूरी समसामयिक मुद्दों पर हम एक गहन चर्चा करेंगे। ये खबरों का पहला भाग है। नमस्कार। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि इनमें से कुछ विषयों पर शायद हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के नए रक्षा समझौते पर, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की क्या मुश्किलें हैं, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे मजबूत हो रहा है, और हाँ, कुछ और अहम खबरें भी हैं। हाँ, जैसे बाल विवाह उन्मूलन का सूरजपुर मॉडल है, H1B वीजा शुल्क है, यूपीयू में भारत का री इलेक्शन, नया एंड्रॉथ युद्धपोत और चाबहार बंदरगाह से जुड़ी ताज़ा खबर भी है। तो काफी कुछ है आज। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन सभी स्रोतों से वो जानकारी निकालें जो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे अहम हो, जिससे मुद्दों की सिर्फ सतही नहीं बल्कि गहरी समझ बने। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में रियाद में हुए रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते यानी SMDA से। खबरों में तो ये कहा जा रहा है कि इसका मूल तत्व है एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। तो क्या ये दशकों पुरानी दोस्ती को बस एक नया नाम दे दिया है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, सिर्फ नया नाम कहना शायद पूरी बात ना हो। हाँ, ये सही है कि 1982 से एक द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौता तो था ही, और सालों से सैन्य ट्रेनिंग, हथियार खरीद बिक्री, सैनिकों की तैनाती, ये सब चलता रहा है। लेकिन इस नए समझौते को मतलब इसे औपचारिक रूप देना, खासकर अभी जो इजराइल कतर तनाव हुआ और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस माहौल में ये दिखाता है कि रियाद अपनी सुरक्षा के लिए रीजनल लेवल पर ज्यादा आत्मनिर्भर होना चाहता है। अच्छा। और हाँ, एक आर्थिक पहलू भी है। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, उसके लिए सऊदी आर्थिक मदद की एक तरह से गारंटी भी इससे जुड़ती है। इससे वो हथियार और ऊर्जा आसानी से खरीद पाएंगे। तो फिर भारत के लिहाज से ये कितना मतलब चिंताजनक है? क्या भविष्य में अगर कोई भारत पाक तनाव होता है तो ये समझौता पाकिस्तान को ज्यादा कूटनीतिक या शायद सैन्य सहारा दे सकता है? ये सवाल बिल्कुल जायज है। सैद्धांतिक तौर पर मतलब समझौते की जो भाषा है वो पाकिस्तान को ऐसा दावा करने का आधार तो दे ही सकती है, लेकिन हमें जमीनी हकीकत भी देखनी होगी। पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। व्यापार देखिए, करीब 43 अरब डॉलर का है, रक्षा सहयोग भी बड़ा है, भारत में सऊदी निवेश आ रहा है। हाँ, वो तो है। तो ये उम्मीद करना कि रियाद एकदम से खुलकर भारत विरोधी रुख अपना लेगा शायद सही ना हो। ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब इसे मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत करने के नजरिए से देख रहा हो, खासकर ईरान या यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ। हाँ, ये संतुलन वाली बात तो अहम है। तो क्या भारत को इस स्थिति में सिर्फ इंतजार करना चाहिए या कुछ सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है, जैसे कि सऊदी अरब के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करना? से अहम रही है वो जारी रखनी होगी। भारत को अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने में करना चाहिए कि खाड़ी देश दक्षिण एशिया के किसी भी संकट में तटस्थ रहें। SMDA कैसे लागू होता है उस पर भी नजर रखनी होगी। सही। तो मूल बात यह है कि इसे फौरी खतरे के बजाय एक रणनीतिक चुनौती के तौर पर देखना चाहिए और अपने पत्ते समझदारी से खेलने होंगे। ये कोई अचानक बना नया गठजोड़ नहीं है, ये दशकों पुरानी साझेदारी की ही एक तरह से पुष्टि है। ठीक है। तो ये हुई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात। अब जरा देश के अंदर की एक बड़ी चुनौती पर आते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी SUP पर जो प्रतिबंध लगा है। कर्नाटक ने तो 2016 में ही पहल कर दी थी और 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर 19 चीजों पर बैन लगा। लेकिन जमीन पर देखें तो लगता है ये बैन ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है ना? हाँ, आंकड़े तो कुछ यही कहानी कह रहे हैं। कर्नाटक में देखिए 2021-24 के बीच 1.25 लाख से ज्यादा जगहों पर छापे पड़े, 1000 टन से ज्यादा प्लास्टिक जब्त भी हुआ। अच्छा। लेकिन बाद के सालों में ये कार्रवाई काफी धीमी पड़ गई। कर्नाटक हर साल अंदाजन 3.5 से 5.25 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। इतना ज्यादा? हाँ, और अकेले बैंगलोर रोज 500 टन SUP कचरा निकाल रहा है और उसमें से सिर्फ 40% ही प्रोसेस हो पा रहा है। बाप रे, 500 टन और सिर्फ 40% प्रोसेस? हाँ, और चिंता की बात यह है कि बैंगलोर के आसपास ही 300 से ज्यादा अवैध यूनिटें हैं जो धड़ल्ले से ये प्लास्टिक बना रही हैं, सस्ते कच्चे माल से मोटा मुनाफा कमा रही हैं। और इसके खतरे तो जग जाहिर है। खाने की चेन में माइक्रोप्लास्टिक घुस रहा है, हमारी सेहत पर असर, सूजन, हार्मोनल गड़बड़ियां, पर्यावरण को नुकसान, बेचारी जानवरों की मौत, और समुद्र में तो प्लास्टिक का जहर फैलता ही जा रहा है। रोजाना 2000 ट्रक प्लास्टिक समुद्र में। ये आंकड़ा ही डराने वाला है। बिल्कुल।
कानूनी तौर पे हमारे पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं, जिसमें वो ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। एक ईपीआर पोर्टल भी बनाया गया है। हाँ हाँ। लेकिन समस्या फिर वही है, लागू करने में ढिलाई। पोर्टल पर आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड रिसाइकलर सिर्फ 129 हैं, जबकि उत्पादक और आयातक 1200 से ज्यादा हैं। ये गैप दिखाता है कि सिस्टम में बड़ी खामियां हैं। तो ये लागू करने में ढिलाई के अलावा और क्या बड़ी चुनौतियां हैं? अवैध फैक्ट्रियां तो हैं ही, लेकिन क्या आम लोगों का रवैया भी एक मसला है? निश्चित रूप से कई स्तर पर चुनौतियां हैं। एक तो जैसा आपने कहा, प्रवर्तन में कमी, वो छापे वगैरह कम हो गए। दूसरा, ये अवैध या शैडो इकोनॉमी जो खासकर औद्योगिक इलाकों जैसे पिन्या, दशहली में फल फूल रही है। तीसरा, उपभोक्ता व्यवहार, या तो लोगों में जागरूकता नहीं है या फिर आसानी और सस्तेपन के चक्कर में लोग विकल्पों पर ध्यान ही नहीं देते। चौथा, रिसाइकलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी भी बहुत कमजोर है। और पांचवां, पॉलिसी बनाने और उसे जमीन पर उतारने के बीच का बड़ा फासला। तो इसका हल क्या है फिर? क्या सिर्फ सख्ती बढ़ाने से काम चलेगा या कुछ और भी करना होगा? नहीं, सिर्फ सख्ती से नहीं। हल के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। सख्ती जरूरी है बिल्कुल, इसके लिए खास टास्क फोर्स बने, टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल हो अवैध यूनिट्स को पकड़ने में। अच्छा। लेकिन साथ ही हमें सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा। मतलब प्लास्टिक के जो विकल्प हैं उन्हें सस्ता और सुलभ बनाना होगा। कंपनियों पर ईपीआर की जिम्मेदारी सख्ती से लागू करनी होगी। और लोगों की भागीदारी? हाँ, वो बहुत जरूरी है। लोगों को जागरूक करना, उनकी भागीदारी बढ़ाना, जैसे अपना थैला लाओ, BYOB जैसी आदतें डालना। शहरी निकायों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। स्वच्छ भारत मिशन से इसे जोड़ना होगा। जगह जगह मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRFs बनानी होंगी। तकनीक का इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे AIoT से अवैध सप्लाई चेन को ट्रैक करना या नए विकल्पों के इनोवेशन को फंड करना। मतलब ये सिर्फ कानून का मसला नहीं है, बल्कि व्यवहार, बाजार और तकनीक सबको साथ लाना होगा। वो जो लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात होती है, उसे हकीकत बनाने के लिए टिकाऊ विकल्पों को आम आदमी की पहुंच में लाना होगा। तभी शायद 2047 तक प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना पूरा हो पाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक समग्र होलिस्टिक अप्रोच की मांग करता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के एक सकारात्मक पहलू पर नजर डालते हैं। भारत के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो तेजी दिख रही है। हाँ, हाल के आंकड़े तो काफी उत्साहजनक लग रहे हैं। वो IIP ग्रोथ जुलाई 2025 में 3.5% बताई जा रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 5.4% रहा। HSBC का मैन्युफैक्चरिंग PMI भी काफी ऊंचा है, 59.3 पर। हाँ, वो काफी मजबूत संकेत है। और निर्यात भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी कम हुई है और खासकर महिला श्रम बल भागीदारी यानी WFPR बढ़कर 32% होना, ये तो वाकई एक अच्छी खबर है। FDI भी आ रहा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक मजबूत सस्टेन्ड मोमेंटम बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं। सरकार की PLI योजना एक बड़ा फैक्टर है। 14 सेक्टरों में लगभग 1.97 लाख करोड़ का आवंटन है। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, जो अब क्लीन टेक पर फोकस कर रहा है। अच्छा। बुनियादी ढांचे पर जोर है, गतिशक्ति, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, GST में सुधारों का भी असर है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो कमाल ही हो गया है। जहां मोबाइल बनाने वाली यूनिट्स सिर्फ 2 थीं, वो बढ़कर 300 हो गईं और निर्यात 2 लाख करोड़ पार कर गया। वाकई 2 से 300? हाँ, तो ये सब मिलकर इस तेजी को हवा दे रहे हैं। और इसका अर्थव्यवस्था पर असर साफ दिख रहा है। GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़कर 17% हो गया है और लक्ष्य तो 2030 तक 25% का है। रोजगार में भी इजाफा हुआ है। हाँ, रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ा है। पिछले दशक में इस सेक्टर ने लगभग 17 करोड़ रोजगार दिए हैं, ऐसा अनुमान है। और कुल रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी पहले जो करीब 6% थी, वो बढ़कर 15% हो गई है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। इससे निर्यात में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, निवेशकों का भरोसा जागा है और PM-MIT पार्क जैसी योजनाओं से क्षेत्रीय विकास को भी गति मिली है। लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है या कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा? चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। देखिए, एक बड़ी चुनौती है लॉजिस्टिक्स की लागत। वो अभी भी GDP का करीब 13-14% है, जो कि विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा है। इसे कम करने की जरूरत है। दूसरी है स्किल गैप। इंडस्ट्री 4.2 आ रही है, उसके लिए जिस तरह के स्किल्स चाहिए उनकी कमी है। जमीन अधिग्रहण जैसे रेगुलेटरी मुद्दे अभी भी कहीं कहीं बाधा डालते हैं। फिर वैश्विक जोखिम है,
जियोपॉलिटिक्स, प्रोटेक्शनिज्म, ये हमारे निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। और पर्यावरण? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। हमें नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करना है, तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना होगा। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? इन चुनौतियों से निपटने और इस गति को बनाए रखने के लिए किन चीजों पर फोकस करना होगा? आगे के लिए हमें प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने होंगे ताकि कंपनियां आसानी से आएं और काम शुरू कर सकें। स्किल इंडिया 4.0 को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से और बेहतर बनाना होगा। टैरिफ को और तर्कसंगत बनाना होगा ताकि हम वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बने। और छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई? हाँ, एमएसएमईज को खास मदद देनी होगी। सस्ता कर्ज मिले, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद मिले और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव बढ़ाना होगा, चाहे वो एफटीएस के जरिए हो या सप्लाई चेन गठबंधनों के जरिए। तो कुल मिलाकर ये मैन्युफैक्चरिंग की तेजी महज एक अस्थायी उछाल नहीं, बल्कि एक ढांचागत बदलाव का संकेत लग रही है। अगर सुधार जारी रहे, स्किलिंग पर ध्यान दिया जाए और हरित औद्योगिकरण को अपनाया जाए, तो भारत वाकई FY26 तक $1 ट्रिलियन की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन सकता है। और ये विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य के लिए बेहद अहम है। निश्चित रूप से ये बदलाव भारत के आर्थिक भविष्य के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। चलिए, इन बड़े मुद्दों के बाद अब कुछ और संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। ये खासकर प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से उपयोगी हो सकती हैं। पहले बात चाबहार बंदरगाह की। खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को चाबहार के विकास के लिए जो प्रतिबंधों से छूट दे रखी थी, वो वापस ले ली है। ये तो एक बड़ा झटका लग रहा है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक अहम डेवलपमेंट है। चाबहार, जैसा हम जानते हैं, ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी पर है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ईरान का इकलौता गहरे पानी का बंदरगाह है और हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है। और ये ग्वादर से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ग्वादर से करीब 170 किलोमीटर पश्चिम में है। भारत इसके एक हिस्से शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास में मुख्य निवेशक रहा है। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच इसको लेकर त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था। तो अब इस छूट के हटने का भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं, खासकर वो INSTC यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, उस पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। ये छूट भारत को चाबहार में निवेश और संचालन जारी रखने की इजाजत देती थी, भले ही ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हों। अब इसके हटने से भारत के लिए वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। शायद उपकरणों का आयात रुके और पूरी परियोजना की गति धीमी पड़ सकती है। ये ANSTC परियोजना के लिए भी एक झटका है, क्योंकि चाबहार उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत को अब अपनी मध्य एशिया स्ट्रेटजी और कनेक्टिविटी योजनाओं पर फिर से विचार करना होगा और शायद वैकल्पिक मार्गों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, अगली खबर पर आते हैं। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला, जहां 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। ये एक अच्छी पहल लगती है। बिल्कुल, ये जिला स्तर पर समाज सुधार का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे CME यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर एम्पावरमेंट कहा जा सकता है। इसकी खास बात है इसमें समुदाय की सीधी भागीदारी। पंचायतें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, NGOs सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और इसे स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय पोषण माह से भी जोड़ा गया है। लक्ष्य तो पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना है। UPSC के लिहाज से देखें तो ये GS2 शासन सामाजिक न्याय, GS1 समाज महिला मुद्दे और GS4 नीति शास्त्र सामुदायिक कार्रवाई, तीनों के लिए प्रासंगिक है। बहुत बढ़िया। अगली खबर अमेरिका से H1B वीजा प्रायोजन पर $100,000 का भारी शुल्क लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये दुरुपयोग रोकने और अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए है। भारत पर इसका क्या असर होगा? ये तो बहुत ज्यादा रकम है। हाँ, बहुत ज्यादा, और इसका बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि H1B वीजा का सबसे ज्यादा 71% इस्तेमाल भारतीय ही करते हैं, खासकर IT सेक्टर में। इससे भारतीय IT कंपनियों जैसे इन्फोसिस, TCS की लागत बहुत बढ़ जाएगी और वे शायद कम भर्तियां करें। तो क्या काम वापस भारत आ सकता है? हो सकता है कुछ काम वापस भारत आए या फिर कनाडा, मेक्सिको जैसे देशों में नियर शोरिंग हो जाए। संक्षेप में H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों जैसे IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में विदेशी कर्मचारियों को रखने की अनुमति देता है। आमतौर पर बैचलर डिग्री चाहिए होती है। ये शुल्क निश्चित रूप से भारतीय प्रतिभाओं और कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा बनेगा। अब एक नजर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU पर।
भारत हाल ही में दुबई में हुई यूपीयू कांग्रेस में इसकी 2 महत्वपूर्ण बॉडीज प्रशासन परिषद सीए और डाक संचालन परिषद पीओसी के लिए फिर से चुना गया है। ये यूपीयू क्या है और ये चुनाव क्यों अहम है? देखिए, यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर के 192 सदस्य देशों के डाक नेटवर्क्स के बीच सहयोग का मुख्य मंच है। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी बर्न की संधि से, और मुख्यालय भी बर्न, स्विट्जरलैंड में है। ओके। ये अंतर्राष्ट्रीय डाक नियमों को तय करती है, तकनीकी सहायता देती है और वैश्विक डाक सेवाओं को सुचारू बनाती है। सीए और पीओसी इसकी महत्वपूर्ण संचालन इकाइयां हैं जो पॉलिसी और ऑपरेशनल मामलों को देखती हैं। भारत का इनमें फिर से चुना जाना वैश्विक डाक मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव को दर्शाता है। अच्छा, और आखिर में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबर, भारतीय नौसेना ने एंड्रॉथ नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWSWC को शामिल किया है। इसकी क्या खासियत है? एंड्रॉथ कोलकाता के GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है, और ये 8 जहाज़ों की एक सीरीज का दूसरा जहाज है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे खासकर तटीय और उथले पानी में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। उथले पानी के लिए खास? हाँ, शैलो वाटरक्राफ्ट है ये। इसे लक्षद्वीप के आसपास तैनात किया जाएगा। ये लगभग 77 मीटर लंबा है और इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण लगे हैं, जिसमें टॉर्पीडो, रॉकेट और बहुत उन्नत सोनार सिस्टम शामिल हैं। ये आत्मनिर्भर भारत और नौसेना की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। ठीक है, तो आज हमने सऊदी पाक समझौते और चाबहार पर अमरीकी रुख जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से लेकर प्लास्टिक प्रतिबंध की चुनौतियों और मैन्युफैक्चरिंग बूम जैसी घरेलू बहसों तक कई अहम मुद्दों पर बात की। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक और घरेलू मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और हमारी नीतियों और भविष्य को आकार देते हैं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए शायद श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। चाबहार पर छूट वापस लेने और सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते के मजबूत होने जैसे हालिया बदलावों के मद्देनजर भारत अपनी बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट की विदेश नीति को मध्य पूर्व और मध्य एशिया में कैसे संतुलित कर सकता है? कैसे वो क्षेत्रीय ताकतों के टकराव में फंसे बिना अपने लंबे समय के ऊर्जा और कनेक्टिविटी हितों को सुरक्षित रख सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।